हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं वो होते हैं क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा, जिस लेक्चर के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो के अंदर समेटा था। इस पूरे चैप्टर में मौजूद जितने भी पॉइंट थे, शुरू किया था हमने हेल्थ से, हम गए थे डिजीज के तरफ। हमने देखा था हेल्थ और डिजीज को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। हमने देखा था इंसानों के अंदर होने वाले अलग अलग तरीके के डिजीज को, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज जिसे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, वायरल डिजीज, इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में देखा था। इस चैप्टर में हमने एड्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन किया था, साथ साथ हमारे पास एक कैंसर नाम का भी डिजीज था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। बहुत सारे डिजीज थे वहां पे। साथ साथ हमने ड्रग एब्यूज के ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन किया था। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करना है हमें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वही चीज है यहां पे कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा एक्यूरेट होते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमसे किस किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, एक नजर डालेंगे। पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि द टर्म हेल्थ, कह रहा है हमसे कि द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज। तो हेल्थ जो एक टर्म है हमारे पास, ये एक हेल्थ एक टर्म है हमारे पास, कह रहा है कि उसको बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, और साथ साथ हमसे ये कह रहा है कि जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो हेल्थ का होता है हमें वो बताना है। तो याद करते हैं हम अपने माइंड मैप के उस लेक्चर को जहां हमने हेल्थ के बारे में जो डिस्कशन किया था। उस वक्त हमने ये चीज देखा था कि जब भी बात आती है हेल्थ की, तो किसी भी इंसान को हम हेल्दी तभी बोलते हैं जब वो तीनों पैरामीटर पर फिट बैठता है। तीन पैरामीटर कौन से होते हैं? तो एक पैरामीटर हमारे पास था, दैट इज द फिजिकली, उसको फिट होना चाहिए, दैट इज फिजिकल फिटनेस। सेकेंड पॉइंट वाज कि उसको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटल फिटनेस। और तीसरा हमने देखा था दैट इज द सोशल। तो अगर ये तीनों पैरामीटर्स पे अगर कोई परफेक्टली खरा उतरता है, इन तीनों मायनों में अगर कोई फिट है, तो हम उस इंसान को हम उसे फिर हेल्दी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस जब होगा तो ये जो है वो हेल्थ का एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो बना करके हमें देगा। तो सवाल हमारे पास यही था कि जो टर्म हेल्थ है उसे हम बहुत तरीकों से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा। एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो जो हमारा बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये इसके कोऑर्डिनेशन के कारण एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, तो अब हम उसे हेल्थ के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ जो है वो एक स्माइलिंग फेस का रिफ्लेक्शन है। एक ये चीज कहता है, देखो एक्चुअली जब हम कॉमन लैंग्वेजेस में बात करते हैं आपस में, तो हम इन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ही गलत नहीं बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि हंसते रहो स्वस्थ रहोगे, ऐसा कहा जाता है। वही स्टेटमेंट यहां पर लिख दिया कि हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस। लेकिन साइंटिफिकली हमें ये साइंटिफिकली जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा हमें उसको टिक करना है। तो ये पूरी तरीके से गलत तो नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली भी बहुत स्ट्रांग ये आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग है, मतलब कंप्लीट जो है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। समझ में आ रहा है? तो मतलब जो चीजें हमने यहां पर देखी थी कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल फिटनेस होना चाहिए, वो हमें ये बता रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन हो जाना चाहिए करेक्ट।
फिर ये कहता है कि हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पर बात आ जा रही है इकोनॉमिक की, यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां साइंटिफिकली जो मोस्ट एक्यूरेट हमें दिख रहा है इज द ऑप्शन सी। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे। तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमें क्या देखना है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, एक नजर देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता क्या, तो कह रहा है ऐसा कि द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो यहां पर प्लांट्स की भी बात की जा रही है और एनिमल्स की भी बात की जा रही है और साथ साथ बात की जा रही है इनमें होने वाले डिजीज की। बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है प्लांट्स की, बात की जा रही है एनिमल्स की और साथ में बात की जा रही है इनके अंदर होने वाले इस डिजीज की। और यहां पर बात सिर्फ डिजीज तक आकर के नहीं रुका है, बात रुका है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर डिजीज कॉज करवा रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो डिजीज कॉज करवा रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं। हमने माइंड मैप में इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था, हमने माइंड मैप में इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया ही अगर हम ले लें, कोई एक बैक्टीरिया ही ले लें, अगर इस बैक्टीरिया में भी अगर हम मान लो तो हम सैल्मोनेला, अगर हम सैल्मोनेला टाइफी को ले लें, सैल्मोनेला टाइफी को ले लें, तो हम कहते हैं कि ये सैल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या कॉज करवा रहा है, तो ये टाइफॉइड कॉज करवाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? टाइफॉइड होता है। तो टाइफॉइड किसके कारण हो रहा है? तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली वो एक बैक्टीरिया है। और ज्यादा अगर हम डीप में जाकर के और एक्यूरेसी के साथ बोले तो हम कहते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण जो है वो टाइफॉइड हो रहा है। तो एक्चुअली ये सैल्मोनेला टाइफी क्या हो गया? तो इस सैल्मोनेला टाइफी जो है वही ये ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करवा रहा है। तो ये सैल्मोनेला टाइफी को हम किस नाम से जानेंगे? क्या हम इसे पैथोजन के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे वेक्टर के नाम से जानेंगे, क्या हम इसे इंसेक्ट्स के नाम से जानेंगे या वॉर्म्स के नाम से जानेंगे? तो इस वाले केस में जो सैल्मोनेला टाइफी है हमारे पास, इसे हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे पैथोजन के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर? कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लांट या एनिमल्स में डिजीज कॉज करवाते हैं, उन्हें हम पैथोजन के नाम से जानते हैं, उन्हें हम पैथोजन कह के बुलाते हैं। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे इसको। तो क्रॉस चेक में बिल्कुल समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है चीजें कि इस केस में जो मतलब ये जो डिजीज है दैट इज कि टाइफाइड जो है ये किसके कारण हो रहा है? तो सैल्मोनेला टाइफी के कारण। यही वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारे पास आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पैथोजन को समझने के लिए हमने सैल्मोनेला टाइफी का एग्जाम्पल लिया, जिसमें कि हमने देखा कि सैल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफॉइड कॉज कर रहा है। अब बात ये है कि हमें डायग्नोज करना है कि ये बंदा जो है ये सच में क्या है, इसके अंदर टाइफॉइड है क्या। तो एक्चुअली जिसको टाइफॉइड है उसके अंदर हाई फीवर है, उसको हाई फीवर है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उसके पेट में दर्द होना, इस तरीके का सिम्टम है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसे चेक किया और डॉक्टर को शक होता है कुछ ऐसा कि ये जो सिम्टम इसको लग रहा है ये टाइफॉइड के लक्षण है। तो टाइफॉइड को कंफर्म करवाने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा एक टेस्ट का नाम, एक क्लिनिकल टेस्ट का नाम लिखा, और उस क्लिनिकल टेस्ट से डॉक्टर ये पता लगा सकता है कि क्या इस बंदे को टाइफॉइड है कि नहीं। तो वो कौन सा क्लिनिकल टेस्ट होगा? क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए एलाइसा होगा, या ऑप्शन नंबर बी ईएसआर होगा, या ऑप्शन नंबर सी पीसीआर होगा, या ऑप्शन नंबर डी विडाल होगा। तो
तो आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए जिस क्लिनिकल टेस्ट का यूज किया जाता है उसे हम लोग विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो विडाल है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे चेक करना चाहेंगे, तो हमने इसे चेक किया और यहां पर दिखता है हमें कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विडाल जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो डिजीज की जब हम बात करते हैं, डिजीज के बारे में जब डिस्कशन होता है, तो सबसे पहले तो डिजीज क्या है, तो डिजीज को हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया था डिस प्लस ईज करके, डिस प्लस ईज में हमने तोड़ दिया, तो अब डिजीज को समझना आसान हो गया। ईज का मतलब अगर हम लेते हैं तो हम इसे कंफर्ट कहते हैं। ठीक है, कंफर्ट है, तो मतलब कि अगर कोई डिस्कंफर्ट है, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि शायद उसे किसी तरीके का डिजीज है, मतलब किसी तरीके की बीमारी उसे हो रखा है। अब क्या बीमारी है वो अब बात की बात है, क्या वो इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये आगे की कहानी है। तो कह रहा है कि हमने बेसिकली इस डिजीज को हमने दो ग्रुप में बांट के रख दिया है। एक को हमने इन्फेक्शियस डिजीज कहा है और दूसरे को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस डिजीज, और इस वाले यहां पर कुछ लिस्ट है हमारे पास, यहां पर कुछ लिस्ट है और इस लिस्ट में से हमें यह बताना है कि इसमें से इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास है इसके लिए 4, एक तो हमारे पास है कैंसर, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है हमारे पास एलर्जी एंड चौथा है हमारे पास स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास और हमें बताना है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास कैंसर। तो कैंसर इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है? तो कैंसर की बात करें तो कैंसर जो है दिस इज नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा बिल्कुल जो है ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस है। एलर्जी को भी हम नॉन इन्फेक्शियस कह रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस हम कह रहे हैं, और साथ साथ स्मॉल पॉक्स जो है इसे हम इन्फेक्शियस कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 हो गया। तो सवाल का जो डिमांड था दैट इज अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज, इसके लिए हमारे पास जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है और जो हमारे पास ये हमारा चौथा है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जिस भी ऑप्शन में दिए होंगे उसको सही हो जाना होगा। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 और 2, मतलब ये कैंसर और इन्फ्लुएंजा को कह रहा है, तो कैंसर हमारा नॉन इन्फेक्शियस है, ये गलत हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 और 3, तो 2 तो सही है लेकिन 3 नॉन इन्फेक्शियस, तो ये भी गलत हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कह रहा है 3 और 4, तो 3 में है एलर्जी जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, क्वेश्चन का डिमांड इन्फेक्शियस के बारे में है, तो 3 और 4 के हिसाब से 4 तो ठीक है, 3 के होने से ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर जो है यहां पे डी जो है कह रहा है 2 और 4, तो 2 इन्फ्लुएंजा एंड 4, तो इस तरीके से ये हमें जो है ये सही लग रहा है, तो हमने इसे टिक किया और हम कह रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं एक बार, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हम सही हैं, हमारा ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि डिजीज को हमने 2 कैटेगरीज में बांट के रखा है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, और यहाँ पर हमें 4 डिजीजेस के नाम दिए थे, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी, स्मॉल पॉक्स, और हमें कहा गया था कि इन चारों में से जो इन्फेक्शियस हैं उनको ढूंढना है। तो इन्फेक्शियस हमारे पास इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलेंगे अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 5वें सवाल की तरफ हम चले आते हैं और ये रहा हमारा 5वां सवाल हमारे सामने। 5वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द स्पोरोजोइड्स, कह रहा है कि द स्पोरोजोइड्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। तो यहां पर है हमारे पास एक है कि स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है, स्पोरोजोइड्स दैट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। तो कहीं कहीं ये स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि मलेरिया का वो केस हमें दिख रहा है यहाँ पे। इस वाले केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस वाले केस में मलेरिया का लक्षण हमें देखने को मिल रहा है।
अगर मलेरिया के पैरासाइट की बात की जाए, ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मलेरिया की बात की जाए तो यहां पर जो स्पोरोजोइट्स की बात की जा रही, कह रहा है कि ये स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। जब एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक इंसान को काट लेता है तो वो कहां बन रहा होता है? तो इसकी बात की जाए तो इसके दो होस्ट होते हैं। इसकी बात की जाए तो इसके दो होस्ट होते हैं। एक तो जो यहाँ दोनों होस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा है, पहला तो लिखता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, दैट इज कि यहाँ पर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की बात की जा रही है, और दूसरा यहाँ पर ह्यूमंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि स्पोरोजोइट्स दैट कॉजेज इन्फेक्शन, जो स्पोरोजोइट जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जब एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक इंसान को काटती हैं तो वो कहाँ बनते हैं? एक्चुअली कहने का मतलब है कि ये स्पोरोजोइट्स जो हैं ये कहाँ बन रहे हैं, किधर ये डेवलप करते हैं, किधर ये बन रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास है चार ऑप्शन। क्या ये लीवर ऑफ द पर्सन, क्या ये किसी इंसान के लीवर में बनता है? तो नहीं सर, ये किसी इंसान के लीवर में नहीं हो रहा होता ये काम। क्या ये आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, तो क्या मॉस्किटोज के रेड ब्लड सेल्स में ये होता है? तो नहीं, ये उधर भी नहीं होता है। क्या ये सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, क्या ये उधर होता है, या फिर गट ऑफ मॉस्किटो यहां मिलता है? तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा है गट। तो सलाइवरी ग्लैंड वो जगह है जहां पर ये चीजें बन रही होती हैं। तो इसको एक बार हम चाहे कि क्रॉस चेक करना, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो जो है ये वो जगह है जहां पर ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हमने किया अपने 5 सवाल को कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? आ चुके हम अपने छठे सवाल पे, और छठा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द डिजीज चिकनगुनिया, द डिजीज है चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो चिकनगुनिया एक डिजीज है या एक डिजीज का नाम है, और हमसे बोल रहा है कि ये जो डिजीज है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, चिकनगुनिया कैसे ट्रांसमिट होता है। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाउस फ्लाई, क्या ये हाउस फ्लाई के कारण ये ट्रांसमिट होता है? या फिर ये बात कर रहे हैं हम दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि आरबीसीज ऑफ मॉस्किटो, तो जो मॉस्किटो का जो रेड ब्लड सेल है उसके कारण ये ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। या ऑप्शन नंबर सी जो एडिस मॉस्किटो है ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर फीमेल एनाफिलस जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चिकनगुनिया की बात की जाए तो फीमेल एनाफिलस का यहां पर जिक्र नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि ये हमने मलेरिया वाले केस में देखा था। हाउस फ्लाई कहीं से रिलेटेड नहीं है। अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज होना है तो ये कंफ्यूजन होने लायक चीज है नहीं वैसे, क्योंकि आरबीसीज ऑफ मॉस्किटो यहां पर आंसर नहीं होगा। अगर चिकनगुनिया की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिस मॉस्किटो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करते हैं, हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो चिकनगुनिया जो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये एडिस मॉस्किटो के कारण ये ट्रांसमिट हो रहा होता है। समझ में आ गई चीजें? इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होता है। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग दी सिम्टम्स इन द पेशेंट, which group of symptoms are indicative of pneumonia? Okay, so यहां पर कह रहा है कि many diseases can be diagnosed by observing these symptoms in the patient। तो कहने का मतलब है कि आपकी तबीयत खराब है, आप जाते हो किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जो देखता है, आपको चेकअप करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, आपके पल्स रेट को मेजर करता है, आपके टंग को देखता है कि आपके टंग का क्या उस समय कंडीशन है, क्योंकि जब आपकी तबीयत बिगड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टंग है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। ये चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप जैसे ही इसके आगे की पढ़ाई करोगे वहां आपको क्लियर होता जाएगा। आपके आईज को वो चेक करता है, तो इस तरीके का बहुत सारा वो चेकअप वो करता है। इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली इस पेशेंट को किस तरीके की दिक्कत है, ये जो सिम्टम्स इसे है ये सिम्टम इस बीमारी का लक्षण है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको टेस्ट कराने के लिए बोलता है कि आप विडाल टेस्ट कराओ, या फिर न्यूमोनिया का टेस्ट कराओ, या फिर
आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ टेस्ट के बारे में वो हमें बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बस ऑब्जर्व करके, किसी पेशेंट के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ये बता दिया जाता है कि इसको किस तरीके का डिजीज है। एक चीज तो कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ सिम्टम, यहां पर कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं, कुछ सिम्टम्स हमें दे रखा है, यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है और उसमें हमें फिर बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है, ऑप्शन ए ग्रुप या बी ग्रुप, सी ग्रुप या डी ग्रुप, इस चार में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हमें यह बता रहा है निमोनिया के लक्षण, निमोनिया के लक्षण के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले अगर हम निमोनिया की बात करें तो अगर हम छोटा सा डिस्कशन अगर निमोनिया के लिए करना चाहेंगे तो निमोनिया के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हमें पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण निमोनिया हो रहा होता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसके कारण यहां पर क्या होता है, निमोनिया हो रहा होता है किसी भी पेशेंट के अंदर। खास बात इसकी क्या है कि निमोनिया जो है, ये जो बैक्टीरिया, एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है, दैट इज कि ये निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है? यहां पे निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज कर रहा है। अब जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हमारे बॉडी में एंटर करता है, ये अपना काम करना शुरू करता है, ये अपना रिप्रोडक्शन शुरू करता है, ये हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है। चूंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर कोई हो हेलमेंट्स, ये सारे के अपने अपने कुछ गुण होते हैं, ये अपना अपना इन सबके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अपना अपना इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सब में अलग अलग है, सबके अंदर रेस्पिरेशन करने की शक्ति अलग अलग है, सबके अंदर जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो अपना अपना है। तो इसके कारण जो ये सबका अपना एक पूरा अलग लिविंग कल्चर है, तो ये जैसे ही ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुसते हैं तो सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ये चुन रहे होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक को चुनता है, ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये चुनता है। ठीक है, ये हमें अफेक्ट करना शुरू करता है फ्रॉम आवर, ये नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, और ये जो हमारे नीचे ब्रोंकाई, हमारे दोनों लंग्स। उसके बाद जो ये मेन काम करता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये जो हमारे लंग्स के अंदर जो मौजूद एल्वियोलाई है, जिस एल्वियोलाई को हम लोग एक्चुअली कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एल्वियोलाई जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इस एल्वियोलाई की बात करें तो ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का काम जो है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इसी एल्वियोलाई के मदद से हो रहा होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस एल्वियोलाई को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करें और यहां से क्रॉस कर रहा होता है, अगर हमारा ब्लड वेसल्स, यहां से अगर हमारा ब्लड वेसल्स क्रॉस करता है तो इस रास्ते जो है कुछ ऐसा हमारा O2 आता है, और ये O2 फिर हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड के सेल्स में, अगर ये हमारा ब्लड है, अगर ये हमारा आरबीसी अगर हम इसको मान लें, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जिसके पास अल्फा चेन एंड बीटा चेन दोनों हैं जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा। अगर हम इसे अपना रेड ब्लड सेल मान ले तो O2 इधर आ गया, और ब्लड के अंदर जो मौजूद CO2 है वो डिफ्यूज होकर के इधर जाता है, और ये फिर CO2 बाहर आता है। और ये डायग्राम जो है ये दिस इज नथिंग जस्ट एल्वियोलाई। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस तरीके से। अब निमोनिया के कारण क्या हो जाता है कि हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारे निमोनिया के कारण हमारे लंग्स में जो है ये फ्लूइड भर जाता है। निमोनिया के कारण हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, पानी सा उसमें भर जाता है, और इसके फ्लूइड के आने के कारण जो रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है वो गिर जाता है। फ्लूइड के आने के कारण क्या होता है यहाँ पे कि रेट
रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो है, रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं वो गिर जाता है जस्ट बिकॉज कि यहां पर फ्लूइड भर जाते हैं। रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज गिर जाता है तो यहां पर जो है वो ऑक्सीजन जितना सप्लाई होना चाहिए था उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। ऑक्सीजन जब कम सप्लाई होता है तो एज अ रिजल्ट क्या है कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन का रेट जो है ये भी गिर जाएगा। रेस्पिरेशन का रेट गिरने से क्या हुआ कि जो एनर्जी है ये एनर्जी भी हमारे को कम मिलने वाली है। ठीक है, ये केस होता है। और जब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की संख्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस वाले केस में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे नेल्स हैं, जो हमारे लिप्स हैं, जो एज अ कॉमन अगर हम बात करें तो पिंकिश कलर में हमें देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कि यहां पर ऑक्सीजन के प्रॉपर सप्लाई के कारण जो हमारे ब्लड का जो नेचुरल कलर है वो इसके कलर को पिंकिश रेड बना रहा होता है। लेकिन जब यहां पर रेस्पिरेशन का रेट गिर गया, एनर्जी गिर गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इनका कलर जो है वो ब्लू ब्लू दिखने लगता है। कुल मिलाकर के बात अगर हम करें तो यहां पर रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। साथ साथ इसी के साथ हमें फीवर, कफ और सिर में दर्द, इन तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज अबाउट द निमोनिया। अब एक एक करके हम 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही लग रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, तो जिसको निमोनिया होगा उसको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी। क्या ये हमें बता रहा है? तो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को दिक्कत पहुंचा रहा है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत है तो रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रहा है, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रहा है, ये सही पॉइंट है। उससे फीवर होगा, बिल्कुल फीवर होता है, चिल्स, कफ, हेडेक जो है उसको देखने को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दे रखा है ये मुझे बिल्कुल ही सही दिख रहा है। लेकिन साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस को भी रीड करते हैं। पहला कह रहा है, दूसरा कहता है कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, ब्लड क्लॉट्स है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का रेस्पिरेशन का कोई जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ये सब आ गया, तो ये जो है ये नहीं होगा। नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल कॉन्जेशन, नाक जो है हमारा, नॉस्ट्रल्स जो है उसमें क्या है कि वो कॉन्जेशन हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, सर दर्द है। तो यहाँ पर फिर से जो है दिस ऑप्शन इज नॉट एक्यूरेट दैट मच, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा अगर हम निमोनिया के रेफरेंस में बात करें। चौथा ऑप्शन कहता है कि हाई फीवर होगा, फीवर बिल्कुल होता है, वीकनेस भी इस वाले केस में भी हमें देखने को मिलेगा, स्टमक में पेन है, खाने की इच्छा मर जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है ये कुछ जो है ये टाइफाइड के लक्षण हमें बता रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है ये टाइफाइड के लक्षण हमें बता रहा है। तो इस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि जो हम जानते हैं निमोनिया के बारे में, जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, डाउट अगर रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ की 8वां सवाल हमसे क्या कहता है। 8वां सवाल तो एक बार क्रॉस चेक हमने किया पहले, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने आठवें सवाल की तरफ, और 8वां सवाल हमसे कहता है कि कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। तो कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम क्या कहते हैं, बात की जा रही है कैंसर की। क्या हम एक छोटा सा डिस्कशन कैंसर के ऊपर कर लें? क्या हम छोटा सा डिस्कशन कैंसर के ऊपर कर ले? तो कर लेते हैं कैंसर के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। तो कैंसर की बात करें तो शुरू होती है कहानी एक बहुत ही प्यारे से शब्द से जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हम क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब बताओ कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। एक्चुअली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की बात करें तो अगर हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट के अगर इस छोटे से टुकड़े को अगर हम कट करके यहां पर देखने की कोशिश करें तो हम जानते हैं हमारे बॉडी का कोना कोना सेल से भरा हुआ है। हो सकता है कोई जैसे कि हेयर्स हैं, नेल्स है, भले ही यहां पर डेड सेल है लेकिन सेल मौजूद है। अगर हम यहां किसी लिविंग सेल की बात करें तो यहां पर अनेकों सेल्स मौजूद हैं जिसे हम इस तरीके से ड्रॉ करना पसंद करेंगे। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करते करते कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे सेल्स को यहां पर बनाते जा रहे हैं। ठीक है,
हम बहुत सारे सेल्स को यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं, अनेकों सेल हमें यहाँ पर बनाने हैं। मतलब जितना भी स्पेस है हर जगह सेल तो होगा, कोई स्पेस जो है वो खाली तो नहीं होगा। अगर हम किसी अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लंग्स का टुकड़ा है या फिर लीवर का ही अगर टुकड़ा है या इस तरीके से कोई अगर बॉडी का हमारा कोई पार्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से हमें बहुत सारे सेल्स देखने को मिले, ठीक है। अगर हम हर एक सेल की स्टडी करने जाए तो हमें पता चलता है कि ये इसका एक सेल है, इस सेल के पास प्रॉपर्टी है कि जब ये मैच्योर हो जाता है ये डिवाइड करता है जब एज पर एज रिक्वायरमेंट जो है। साथ साथ इसकी खास बात ये है कि ये सेल उतने ही शेप और उसी साइज को मेंटेन करता है। हर सेल की अपनी एक खास बात है कि इसे कितना बड़ा होना है, ये कितने किस शेप में ये डेवलप करेगा इसे पता है, ये किस साइज तक जाएगा वो इसे पता है। लेकिन सेल वैसे सेल और ये जो है ये आसपास अपने सेल्स के साथ रहते हैं, तो आसपास में वो सारी चीजें मेंटेन रहती है कि ये दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, अब इसको फिर आगे इसको अपने साइज को नहीं बढ़ाना है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये सेल है, अगर इसने अपने कांटेक्ट इनहिबिशन को खो दिया, तो कांटेक्ट इनहिबिशन कहने का मतलब है कि सेल की वो प्रॉपर्टी जो सेल को उसकी औकात बताती है। कहने का मतलब कि आपका ये एरिया है, आपको इसी एरिया में डेवलप करना है, इससे ज्यादा आपका साइज नहीं होना चाहिए। कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं। लेकिन इस सेल ने क्या किया, इस सेल का कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है, ये खो जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन, ये सेल जो है वो खो देता है। अब कांटेक्ट इनहिबिशन खोने के कारण क्या होता है, ये सेल जो है ये अपने मर्जी का मालिक हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट ये सेल क्या करता है, ये सेल जो है वो सेल डिवीजन शुरू करता है। जगह नहीं है यहां पर, ये पूरा पैक्ड है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इस सेल की बात करें तो इसने सेल डिवीजन शुरू किया, सेल डिवीजन के कारण ये एक का दो हो गया, जगह नहीं था, किसी तरीके से उस नए सेल को एडजस्ट किया गया। फिर क्या किया इसने, एक और सेल बनाया, एक और सेल बनाया, एक और सेल, एक और सेल, एक और सेल, एक और सेल, और इस तरीके से यहां पर एक मास यहां पर क्रिएट हो गया। ठीक है, एक मास यहां पर क्रिएट होता है और इस मास को जो है हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। इस मास को हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर दो तरीके का, एक है बेनाइन है, एक है मैलिग्नेंट। बेनाइन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट की बात करें तो ये कैंसर कॉज करता है, यहाँ पे कैंसर कॉज करता है। फिर इसके ट्रीटमेंट्स की बारी आती है तो हम सर्जरी का यूज़ करते हैं। सर्जरी का यूज़ करके हम इस वाले पार्ट को कट करके हटा देते हैं सबसे पहले। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट था यहाँ से हमने अगर इसे कट करके हटा दिया तो ये सारे बाकी के जो सेल्स है वो इधर हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को हमने क्या किया है, कट करके हटा दिया है। इसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं जिसके मदद से अगर यहाँ पर कुछ बच भी गया है, कुछ कैंसर्स के कुछ पार्ट बच गए हैं, तो उस रेडिएशन से इनको भी किल कर दिया जाए। और साथ साथ दिया जाता है कीमोथेरेपी, एक ऐसा मेथड ऑफ मेडिकेशन जिसमें कि हम जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उनके फास्ट ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं जो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करते हैं, उन पे रोक लगाते हैं। तो चूंकि कैंसर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है तो हम कीमोथेरेपी की मदद से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और होता कुछ ऐसा है कि साथ साथ चूंकि ये फास्ट ग्रोइंग सेल्स यहाँ तो ये रुकते हैं, साथ साथ जो हमारे हेयर्स है ये भी फास्ट ग्रोइंग है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये रुकता तो रुकता है, साथ साथ हमारे अंदर हमारे जो हेयर्स है वो गिरना शुरू होता है क्योंकि इसके ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। फास्ट ग्रोइंग सेल्स में जो हमारे नेल्स होते हैं ये नेल्स भी रुक जाते हैं, इनके अंदर भी इसका भी फॉल शुरू होता है। साथ साथ हमारे बॉडी में जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है ये भी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर ये ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें भी डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जाकर के रेड ब्लड सेल्स को भी परेशान करता है कीमोथेरेपी, एंड एज अ रिजल्ट ब्लड की कमी हो जाती है। तो कभी कभी कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी से गुजरते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस और साथ साथ उनको एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। सवाल हमारा बोलता है कि अब हमें उस और कैंसर जो है वो बहुत तरीके की चीज़ों से हो सकता है। कैंसर की अगर कॉज की बात करें तो कैंसर की कॉज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर जो है हार्मफुल रेज जो है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं कि हार्मफुल रेज के कारण क्या है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है और वो भी कई बार ऐसा कारण बनता है कैंसर का। जो निकोटीन वगैरह का यूज होता है टोबैको का, उसके कारण कैंसर हो सकता है। अगर किसी जीन की बात करें तो हमारे बॉडी में जीन है, उसके कारण जीन्स के कारण भी यहाँ पर कैंसर देखने को मिलता है। और हमसे सवाल पूछ रहा है कि इस जीन को हम क्या कहते हैं। एक इंफॉर्मेशन कैंसर के लिए, आपके लिए। अब सवाल पे आते हैं, क्या उस जीन को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं, एक्सप्रेशर जीन के नाम से जानते हैं, ऑन्कोजीन्स के नाम से जानते हैं या रेगुलेटरी जीन्स के नाम से जानते हैं।
तो वो जीन जो कैंसर कॉज करता है उसे हम लोग ऑन्कोजेंस के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, कैंसर बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया गया। ठीक है, ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब हम ऑप्शन सी को हमने क्रॉस चेक किया, बिल्कुल सही है। 8वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, अभी हमने कैंसर के बारे में देखा था कि बेनाइन थे और मैलिग्नेंसी यहाँ पे देखने को मिली थी, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात की जा रही है। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form a new tumor. This stage of disease is called. तो साथ साथ यहाँ पर हमने अभी डिस्कशन किया था कि ये जो कैंसर जो हो रहे हैं मतलब कहने का कि हमारे पास अगर हम बात करें इस मास ऑफ द सेल की, मतलब अगर ट्यूमर की अगर हम बात करें तो दो ऑप्शंस थे हमारे पास, दो तरीके के थे, एक बेनाइन था और एक हमें मैलिग्नेंसी देखने को मिला था। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये कैंसर कॉज करता है। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है चूंकि इस कैंसरस सेल से हमारे जो भी हमारा ब्लड जाता है, कैंसर सेल ये खतरनाक इसलिए हो जाता है कि खुद का नर्वस सिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश करता है। ये खुद के नर्व्स का डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देता है, ये अपने अकॉर्डिंग चलता है, इसको कोई इसके पास किसी तरीके की बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री लेस हो जाता है, मतलब इसको जैसे मन उस तरीके से ग्रो कर रहा है। हमारे बॉडी में पूरा जो ब्लड का फ्लो होता है वो पूरा ब्लड जितना भी ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो हमारे ब्लड जो है वो कैंसर सेल के थ्रू होते हुए क्रॉस किया उस ब्लड ने। अब वो ब्लड जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचा, तो वहां पर हो सकता है कि ये इन्फेक्शन को यहां से कैरी करेगा और ये पहुंचा देगा बॉडी के दूसरे पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो उसे पहुंचाएगा। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, कह रहा है कि जो ये नया ट्यूमर है बॉडी के अदर पार्ट तक जाता है, तो वहां नया ट्यूमर, और जहां नया ट्यूमर बना वहां पर भी कैंसर, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो पॉलीफरेट है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, वहां नया कैंसर करवाता है। तो इस स्टेज ऑफ डिजीज, तो डिजीज के इस स्टेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या हम इसे मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे मेटास्टैसिस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे टेराटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे माइटोसिस के नाम से जानते हैं? कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको देखकर कहीं हम कह देते हैं कि ओ ये क्यों डाला गया है यहाँ पे, कुछ अच्छा ऑप्शन डालता तो हम भी कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोसिस एक काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, ये बिल्कुल इसको इग्नोर कर दो। तो ये जो कंडीशन है, ये जो डिजीज का ये जो स्टेज है, इसे हम लोग मेटास्टैसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेटास्टैसिस के नाम से, ऑप्शन बी के नाम से। तो इस हिसाब से ये जो हमारा जो न्यू ट्यूमर बन रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि 10वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है और 10वें सवाल का हम किस तरीके से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हेन ए apparently healthy person is diagnosed as a unhealthy by a physiatrist। तो कहने का मतलब है कि एक हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी पर्सन की बात करें तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे, दैट इज कि वो फिजिकल फिट होना चाहिए, फिजिकली उसे फिट होना पड़ेगा। दूसरा है कि सोशली वो फिट होगा, और एक और पॉइंट था दैट इज कि मेंटल हेल्थ। तो मतलब कहने का कि ये 3 पैरामीटर्स थे जहां पर उसे फिट होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो क्या है, वो हेल्दी है। तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है जो थोड़ा अनहेल्दी, जिसे डायग्नोस में पता चलता है कि वो थोड़ा अनहेल्दी है। रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन क्या हो सकता है? देखने में वो हेल्दी लग रहा है लेकिन हम उसे हेल्दी नहीं कह रहे हैं, ऐसा इसका क्या कारण है? द पेशेंट वॉज नॉट इफिशियंट एट हिज वर्क। कह रहा है कि जो पेशेंट का जो काम है उसमें वो उतना इफिशियंट नहीं है। दूसरा कहता है कि द पेशेंट वॉज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। तो यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहां पर कंसीडर कर दिया गया है। तो जो इकोनॉमिकली वीक है क्या वो अनहेल्दी हो जाएगा? ऐसी कोई चीज होती है क्या?
ऑप्शन सी कहता है कि द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मैला एडजस्टमेंट। तो ऐसा यहां पर दिखता है कि पेशेंट जो है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा है, उसका सोशल जो सोशली और बिहेवियरली जो है वो थोड़ा वो फिट नहीं बैठ रहा है। फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दैट इज वाई हम उसे अनहेल्दी कह रहे हैं। हो सकता है कि उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, किसी दूसरे काम में इंटरेस्ट हो, तो हम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम उसे अनहेल्दी तो नहीं कह सकते। पैसे की दिक्कत है तो भी हम उसे अनहेल्दी नहीं कह सकते। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। कह रहा है कि द पेशेंट वॉज नॉट इफिशियंट एट हिज वर्क, मतलब वो जो काम कर रहा है उसमें वो जो पूरे तरीके से वो फिट नहीं है। और ऑप्शन सी हमसे कहता है कि हो सकता है वो सोशली और बिहेवियरली जो है वो फिट नहीं है। देखने में वो हेल्दी है तो कहने का मतलब है कि फिजिकली वो फिट होगा। अगर देखने में वो हेल्दी लग रहा है, अगर देखने में वो हेल्दी है, उसे किसी तरीके की डिजीज नहीं है, मतलब किसी तरीके का उसके बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वास नहीं है, कोई पैथोजन उसके बॉडी में नहीं है, फिजिकली वो फिट है, तो हम देखने से लग रहा है कि वो हेल्दी है। लेकिन जब उससे बात किया गया तो वो बिहेवियरली एंड सोशली वो उतना ज़्यादा वो लोगों से बातें करने वाला नहीं था, तो सोशली वो फिट नहीं था, तो इस कारण से हमने उसे अनहेल्दी कह दिया। तो यहाँ पर जो फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कुछ ऐसा कि ये जो ऑप्शन सी है ना, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में भी यही बता रहा है कि ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मतलब क्या है कि एक सिंपल सा डेफिनेशन जो हमारे पास हेल्थ का जो डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन से यहां पर एक क्वेश्चन को डेराइव कर दिया गया है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहां पे बहुत सारे फालतू ऑप्शंस दे रखे हैं। ये फालतू ऑप्शंस लेकिन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि मतलब कि अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ये ऑप्शन जो है आपको डाइवर्ट करना चाह रहा है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है ऐसा कुछ कि फिजिकली फिट नहीं होगा इसलिए इसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फिजिकली करके कोई ऑप्शन ही आप हो सकता है इसको टिक कर दे कि फिजिकल फिट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को रीड करना है, सारे ऑप्शंस को रीड करना है, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है, हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर rheumatoid arthritis, choose the correct option। तो यहां पर rheumatoid arthritis की बात की जा रही है, एक ऐसा डिजीज जिसके कारण हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द हमें देखने को मिलता है। जिसे भी अर्थराइटिस हुआ रहता है उसके जितने भी जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स के जॉइंट्स है, ये सारे जॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। ये जॉइंट है, मतलब सारे जॉइंट्स जो होते हैं उसमें हमें दर्द देखने को मिलता है। तो हमें कह रहा है कि यहां पर कुछ रीजन दे रखे हैं, रीजन और ब्रैकेट में ऐसे लिखता है, मतलब हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन सही हो या फिर सारे के सारे जो हैं वो इस अर्थराइटिस के लिए वो सही है। और हमें यहाँ बताना है जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन किसके लिए, तो अर्थराइटिस के लिए जो करेक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है उसको हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीजेस। एक्चुअली क्या है ना, हमारे बॉडी के पास ये खासियत है कि वो सेल्फ और जो हमारा नॉन सेल्फ है, इन सेल्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब बाहर से कुछ हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी जो है हमारे अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस बाहर से आई हुई चीज़ों के खिलाफ वो मोर्चा खोलता है और चाहता है कि जो बाहर से चीज़ें आई हैं वो ज़रूर है कि हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, तो वो उसको किल करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब खुद में और जो दूसरा है इनके बीच में वो डिफरेंस करना जानता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स इंक्रीजेस। तो इस वाले केस में क्या है, कि जो पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको फ्रॉम सेल इंक्रीज करता है। तो मतलब पैथोजन और फॉरेन पैथोजेंस और खुद के सेल में जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन का ये कहना है।
दूसरा ऑप्शन कहना है कि बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, जो बॉडी है वो खुद के सेल को अटैक करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड चौथा ऑप्शन कहता है कुछ ऐसा कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट। ठीक है, यहां पर एक केस होता है। तो अब देखो एक्चुअली इस वाले केस में क्या होता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स हैं उसके बीच में डिफरेंस कर लिया जाता है। जो बाहर के हैं उनको किल करना है और जो खुद के हैं उन्हें संभाल के रखना है। ठीक है, हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म है। लेकिन इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सेल्फ सेल को जो है, जो सेल्फ सेल है ये इसी को किल करते हैं। ठीक है, जो सेल्फ सेल है उसी पर अटैक किया जा रहा है, उसी पर किल छोड़ो, उसको ऐसा लिखते हैं, उसी पर क्या है कि उसी पर अटैक किया जा रहा है। और ठीक है, जब उसी खुद पे अटैक होता है तो ये आर्थराइटिस का एक कारण बनता है। तो यहां पर लिखता है कि सेल्फ सेल को अटैक किया जा रहा है। तो सेल्फ सेल को कैसे अटैक किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक कारण है कि हमने डिफरेंशिएट जो करना था, हमें डिफरेंशिएट करना था बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, तो डिफरेंशिएशन हमसे पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर हमसे कहा गया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास हमें कहा गया कि जो यहाँ पर कोई दो सामान रखे हैं, हमसे कहा गया कि सामान ए को उठा करके लेके आओ, तो एक स्मॉल ए था और एक कैपिटल ए था। हमसे सीधा बोला गया कि जाओ ए को उठा कर ले आओ, और जो हमें बोला वो चाह रहा था कि हम कैपिटल ए उठा करके लेकर आए, लेकिन हमने स्मॉल ए उठा लिया क्योंकि हमसे सीधा सीधा कहा गया था ए उठाने, मतलब कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए और हमने गलत चीज को चुन लिया। सेम वही है खेल यहाँ पे कि यहाँ पे सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स से इनके बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाया, और इसे मारना था नॉन सेल्फ को, उस पर अटैक करना था, लेकिन उस पर ना करके ये खुद के सेल को अटैक करता है। तो इस केस में क्या है कि बॉडी जो है वो खुद के सेल को अटैक कर रहा होता है। तो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये सही लग रहा है। और खुद के बॉडी को अटैक कैसे कर पाया, तो क्योंकि उसको जो डिफरेंस करने का जो एबिलिटी था वो खो गया, वो उसको पता ही नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर हमें पता है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, ये XYZ कोई डिफरेंस है, तो इस कारण दोनों अलग अलग है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना था वो डिफरेंस नहीं कर पाए, वो शक्ति इसने खो दिया। तो कहता है कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल जो है ये लॉस्ट हो जाता है, और ये जब ये लॉस होता है तो इसी कारण से ये खुद के सेल को अटैक करता है। तो इन चार ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है और साथ साथ जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 है ये हमारा कुछ करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन जिसमें 2 एंड 4 लिखा होगा हम उसको करेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है 1 एंड 2, तो पहला ऑप्शन कहता है 1 एंड 2, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2 कहता है 2 एंड 4, तो 2 एंड 4, तो हमने जो चीज चुना था उसके अकॉर्डिंग ये हमें सही लग रहा है। फिर कहता है 3 एंड 4, तो तीसरा और चौथा, तो तीसरा के होने से ये गलत हो जाएगा। और फिर कहता है 1 एंड 3, पहला और तीसरा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि 12वां सवाल हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एड्स जो है वो HIV के कारण हो रहा है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो यहां पर कुछ मोड्स दे रखे, कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे कुछ, जिसके कारण HIV जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ यहां पर कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो मतलब कहने का कि इसमें से कोई 3 जो हैं वो मोड हैं जिसके कारण HIV का जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण HIV नहीं फैलता है। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। तो पहला ऑप्शन कहता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो ये जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन जो है वो हेल्दी पर्सन में भी चला जाएगा, तो इसके कारण HIV जो है वो हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। दूसरा कहता है शेयरिंग दी इन्फेक्टेड नीडल्स। तो नीडल्स में क्या हो जाता है, नीडल्स के यूज के बाद इस नीडल के ऊपर जो है वो ब्लड आकर के लग जाता है, और जब ये ब्लड आकर के इसमें लग जाता है तो अगर हम शेयर करते हैं इन्फेक्टेड नीडल्स तो इसके कारण भी एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो यहां पर ये ऑप्शन भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को हम गलत करेंगे। फिर कहता है कि शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो किसी पर्सन के साथ अगर हम हाथ मिलाते हैं तो क्या ये फैल सकता है? तो सिंपली अगर सिंपल हैंडशेक होता है तो इस हैंडशेक से किसी भी तरीके का फ्लूइड कांटेक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पढ़ के हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसके कारण एचआईवी का जो है वो ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ये हम कहीं ना कहीं से हम सही आंसर मानेंगे। फिर ऑप्शन डी जो है वो कहता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर किसी तरीके का सेक्सुअल कांटेक्ट कोई रखता है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को होना होगा सही। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी। तो स्मैक एक ड्रग है। स्मैक जो है वो एक तरीके का ड्रग है और ये कहीं ना कहीं से तो निकाला जाता है और हमें पूछ रहा है हमसे भाई कि कहां से निकाल, ये कहां से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। पहला ऑप्शन है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमिनिफेरम, दूसरा ऑप्शन है लीव्स ऑफ कैनाबिनस सैटाइवा, तीसरा ऑप्शन है फ्लावर्स ऑफ धतूरा एंड चौथा ऑप्शन है फ्रूट्स ऑफ इरिथ्रोक्सिल कोका। तो यहां पर जो है स्मैक जो है वो हमें पेपावेर सोमिनिफेरम से मिल जाता है, इसके लैटेक्स से मिल जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक में बिल्कुल ये हमारा सही आंसर है। इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th नंबर क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ चुका है और 14वां क्वेश्चन हमसे कहता है ऐसा कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल, कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज। तो कहने का मतलब है कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल, कोई एक सेल है, कहने का मतलब है एक सेल है, ये एक सेल है बाय ए सेल। तो ये सेल जो है कुछ एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, ये कोई सब्सटेंस एक्स ये रिलीज कर रहा है और ये कब रिलीज कर रहा है? इन ए वायरल इन्फेक्शन, जब इसके अंदर किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब वायरस का अटैक हो चुका है, दैट प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। और इसके कारण क्या कि इसने कोई सब्सटेंस एक्स प्रोड्यूस कर दिया। एक्स प्रोड्यूस करने से ये चाह रहा है क्या कि जो बाकी के जो दूसरे सेल्स हैं वहां तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचे। तो ये एक्स क्या है? व्हाट इज दिस एक्स? हमारा सवाल यही है। क्या इस एक्स को हम लोग सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं? क्या इस एक्स को हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं? या फिर हम इसे इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं? या फिर हम इसे हिस्टामीन के नाम से जानते हैं? तो ये जो एक्स है, जो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो ये निकल करके आता है, एक्चुअली दिस एक्स इज इंटरफेरॉन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल इंटरफेरॉन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन पेशेंट्स often fails due to rejection of such tissues organ by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? अब देखो, कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इस डेवलपमेंट के बीच में हमारे पास एक टेक्निक आ चुका है जिसे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो इसमें सीधा का सीधा जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर कोई ऑर्गन जो है वो आउट ऑफ फंक्शन हो चुका है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हार्ट। अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर ये ह्यूमन का जो हार्ट है ये आउट ऑफ फंक्शन हो चुका है, तो अब इसमें क्या जरूरत है कि इसको जीवित रहने के लिए एक नए हार्ट की जरूरत है। अब नए हार्ट की जरूरत है। उस केस में क्या हुआ कि कोई एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा, दूसरा कोई पेशेंट है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जो अभी जिसकी डेथ होनी है, या फिर उसने क्या किया, अपने हार्ट को जो है उसने डोनेट कर दिया। अब किसी ने क्या किया, अपने हार्ट को जो है वो डोनेट कर दिया
अब ये डोनेट करने से क्या हुआ, ये जो डोनेट किया हुआ हार्ट है, अब इस हार्ट को क्या है कि इस पर्सन के बॉडी में किसी तरीके से फिट कर देना है, मतलब ऑर्गेन जो है उसको इस बॉडी से उस बॉडी में फिट कर देना है, और इसी चीज को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या होता है कि हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो, चूंकि ये दूसरे के बॉडी का ऑर्गन है, ये दूसरे के बॉडी का ऑर्गन है, तो जैसे ही हम इसे किसी दूसरे बॉडी में डालेंगे तो वहां पर फॉरेन मटेरियल के नाम से इस हार्ट को जाना जाएगा, और फिर बॉडी जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं तो इस समय भी हम खासा ध्यान रखते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारा मैच कर जाए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, अगर इसे ब्लड की जरूरत है, तो अगर हम इसे O पॉजिटिव दे देंगे तो यहां पर क्या होगा, इस O निगेटिव वाले के O निगेटिव वाला जो है वो इसको रिजेक्ट कर देगा, फिर दिक्कत आ सकती है, डेथ का कारण ये बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि रिजेक्शन ना हो, इसके कारण हम इस चीज को चुनते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, इम्प्लांटेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर अपना काम करते हैं और इसके कारण डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। जैसे कि तो हमें बोलना है कि इस तरीके के रिजेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्या हम इसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर डालते हैं, या फिर हम इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के रिजेक्शंस जो होते हैं, यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है उसे हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे, इसे क्रॉस चेक में समझ में आता है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, एक बार आके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। तो यहां पर बात की जा रही है कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडीज की, विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस इज ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता था, हमने कई बार इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है कि जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा था उस समय भी हमने डिस्कशन किया था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है एट दिस पॉइंट, इस समय क्या होता है कि इस बच्चे को फीड करने के लिए मदर के मिल्क की जरूरत होती है। ठीक है, इस बच्चे को फीड करने के लिए मदर के मिल्क की जरूरत होती है। एंड जो मदर्स होती हैं, इन मदर्स में आफ्टर डिलीवरी जो इनिशियल कुछ समय तक जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इस कोलेस्ट्रम की बात करें तो ये थिक मिल्क है, थिक है एंड येलोइश कलर का ये होता है, थिक एंड येलोइश कलर का ये मिल्क है, थिक और येलोइश कलर का ये मिल्क होता है। और इसके कारण क्या है कि इसके कारण इस बच्चे का जो है वो आसानी से ग्रोथ हो पाता है। ग्रोथ कहने का मतलब है कि ये जो दूसरे बीमारियों से इनको लड़ने में शक्ति मिलती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कोलेस्ट्रम जो होते हैं वो थिक येलोइश जो मिल्क हैं, एक्चुअली दे आर रिच इन एंटीबॉडीज, दे आर रिच इन एंटीबॉडीज। ठीक है, ये अगर बच्चे को दिया जाता है तो इससे जो बच्चा अभी अभी जो इस दुनिया में आया है ये बिल्कुल ही फ्रेश है, तो बाहर से इसे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो उन इन्फेक्शन से कैसे लड़ेगा, तो उसके लिए उसके अंदर उनके बॉडी में एंटीबॉडीज भेजे जाते हैं। तो एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रम उन नए बच्चों में भेजा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है जो उन्हें कुछ कुछ डिजीजेस से बचाता है वो कौन सा होता है, क्या वो IgG टाइप है या फिर वो IgA टाइप है, IgD टाइप है या IgE टाइप है। तो वो IgA टाइप के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका। और 17वां क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो यहां पर टोबैको कंजम्पशन की बात की जा रही है। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट यहां पर मौजूद है जो ऐसा काम करवा रहा है। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास 4 कंपोनेंट दिए हमारे ऑप्शन में। पहला है निकोटीन, दूसरा है टैनिक एसिड, तीसरा है क्यूरामीन एंड चौथा है कैटेचिन।
तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और टोबैको कंजम्पशन की बात की जा रही है। तो टोबैको कंजम्पशन में यहां पर जो है ना, टोबैको में यह हमारे पास निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन के कारण यहां पर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन का जो है यहां पर सिक्रेशन होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक भी हमें ये बता रहा है कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18वां सवाल हमसे कहता है कि एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट्स। जो एंटी वेनम, जो एक्चुअली जब स्नेक बाइट करता है, स्नेक बाइट के कारण जो स्नेक का पॉइजन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए यहाँ पर एंटी वेनम्स को जो है वो डेवलप किया गया। एंटी वेनम्स जो हैं वो फिर उसके खिलाफ लड़ते हैं, वो स्नेक के पॉइजन के खिलाफ। तो हमसे पूछ रहा है कि इस एंटी वेनम में एंटी वेनम में क्या पाया जाता है। एंटी वेनम में क्या पाया जाता है? क्या इसमें एंटीजेंस पाए जाते हैं? क्या इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, या फिर इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है, या फिर एंजाइम्स हमें देखने को मिलता है? तो एंटी वेनम जो है उसमें हमें एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 18 सवाल यहां पर होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि इसमें से, इन 4 में से, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पैनक्रियाज और थाइमस में से कौन जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? कौन जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? तो स्प्लीन की बात करें तो ये एक तरीके का लिम्फॉइड टिश्यू है। दैट इज वाई ये जो है हमारा गलत आंसर, मतलब ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन नॉट लगा है, क्योंकि टॉन्सिल्स भी है तो टॉन्सिल भी इसके लिए गलत हो जाएगा। पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज इज एक्चुअली नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू। एंड थाइमस जो है, ये थाइमस भी गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज की थाइमस जो है वो, थाइमस भी एक तरीके का लिम्फॉइड टिश्यू है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन है इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए ये सही हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा 19th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियाज। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। इधर हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइजेस विद एजिंग। तो यहां पर कुछ ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है एंड थायराइड है। यहां पर बोल रहा है कि इन 4 में, ये जो 4 ग्लैंड्स यहां पर दिए हुए हैं, इसमें से कोई तो एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बर्थ के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये लार्ज साइज का होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये लार्ज साइज का होता है, बट जब जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है इसका साइज जो है वो घटता चला जाता है। इट रिड्यूसेस इन साइज विथ एजिंग। एजिंग के साथ ये घटता चला जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन सा ग्लैंड होगा। क्या ये पीनियल ग्लैंड है, क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या ये थाइमस है या थायराइड है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि थाइमस ग्लैंड जो होते हैं वो जन्म के समय ये लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है थाइमस ग्लैंड का जो साइज है ये छोटा होते चले जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है कि हीमोजॉइन इज ए। हीमोजॉइन जो है वो क्या है? हीमोजॉइन क्या है? क्या ये प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। हीमोजॉइन क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, और चौथा ऑप्शन है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, हीमोजॉइन का जो कंडीशन था वो कहीं कहीं हमें मलेरिया वाले केस में याद है कि ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो उस वाले केस में मलेरिया की बात करें तो वहां पर प्लाज्मोडियम्स जो है वो वहां पर अपना काम करते हैं। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, प्लाज्मोडियम मलेरियाई था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम था, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। और सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि वो ऐसा मलेरिया कॉज करता है जिसके कारण से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो प्लाज्मोडियम वाला केस, ये वाला जो केस है ये मलेरिया का केस है। तो हीमोजॉइन कैसा होता है? तो हीमोजॉइन एक्चुअली वो टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से रिलीज हो रहा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं।
क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे सामने आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमसे बोल रहा है समथिंग अबाउट रिंग वॉर्म की बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैजुअल ऑर्गेनिजम्स फॉर रिंग वॉर्म। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो चार दे रखे हैं, ये चार में से कोई तो एक ऐसा है जो कि रिंगवॉर्म कॉज नहीं करता है, बाकी जो है वो रिंगवॉर्म कॉज करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो माइक्रोस्पोरम की बात करें तो ये माइक्रोस्पोरम जो है इसके कारण रिंगवॉर्म हमें देखने को मिलता है। ट्राइकोफाइटॉन भी रिंगवॉर्म कॉज करने में अपना रोल प्ले करता है। एपिडर्मोफाइटॉन भी रिंगवॉर्म्स कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रोस्पोरम की तो ये जो है ये रिंगवॉर्म कॉज नहीं करवाता, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नॉट, तो इस हिसाब से जो सही है वो वाले ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएंगे और जो गलत है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और यहां पर बात की जा रही है पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया एस। तो यहां पर बात की जा रही है सिकल सेल एनीमिया की। तो एक थोड़ा छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम अपने रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स इन नॉर्मल कंडीशन जो है वो हमें बाई कनकेव दिखता है, शेप का दिखता है। इस आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन दिखता है। इस हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर हमें अल्फा चेन और साथ साथ हमें बीटा चेन देखने को मिलता है। इस बीटा चेन की अगर हम 6th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर 6th पोजीशन पे जब वैलीन आकर के बैठ जाता है, तो इस 6th पोजीशन पे जब वैलीन आकर के बैठ जाता है तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन टेंशन के कारण जो है ये इसका जो शेप जो बाइकनकेव था वो बाइकनकेव ना रह करके वो इलोंगेट होना चाहता है, इलोंगेटेड शेप का वो होना चाहता है। ठीक है, अब इलोंगेट करता है तो फाइनली ये जो कैसा शेप ले लेता है, तो ये सिकल शेप ले लेता है। सिकल सेल एनीमिया फिर हम इसे कहते हैं, इसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल शेप का ये हो जाता है। इस वाले केस में बात ऐसा कुछ होता है कि ये चूंकि अब ये सिकल शेप का हो जाता है तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मलेरिया जो है ऐसे लोगों को नहीं हो पाता, क्योंकि इनके अंदर जो, जैसे कि अगर नॉर्मल केस की बात करें, बाइकनकेव जो शेप है, यहाँ पर बाइकनकेव शेप के कारण यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं वो आसानी से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ वाले इसका सिकल शेप होने के कारण वो पैरासाइट जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। तो कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को एनीमिया है तो दे आर मोर प्रोन टू मलेरिया, वो मलेरिया उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ही उल्टा सा लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दे आर मोर प्रोन टू टाइफाइड, तो टाइफाइड से यहाँ पर किसी तरीके का लेना देना नहीं है, तो टाइफाइड वाला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि दे आर लेस प्रोन टू मलेरिया, तो हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऐसे लोगों में मलेरिया नहीं देखने को मिलता। अफ्रीकन कंट्रीज में हमें ये वाला केस देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर ऑप्शन डी हमसे कहता है कि दे आर लेस प्रोन टू टाइफाइड, अगेन टाइफाइड का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है ये हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक में भी पता चल रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया हमने अपने इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट। टोटल 23 क्वेश्चंस थे हमारे पास। हमने देखा इन 23 क्वेश्चंस में कि अलग अलग तरीके के किस तरीके के एमसीक्यूज हमसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको बिल्कुल नहीं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। बात करें हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है और फिर अपने एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।